नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। आज पोस्टर में हम आपके सामने अफगानिस्तान में तालिबान की रची एक शातिराना साजिश का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। आज हम आपको तालिबान के ड्रग कनेक्शन का सबसे बड़ा सबूत दिखाएंगे। दरअसल पिछले कई सालों से तालिबान अमेरिकी जेल में बंद एशिया के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल के सरगना को रिहा कराने की कोशिश कर रहा है। एशिया का पाब्लो एस्कोबार कहा जाने वाला यह शख्स ड्रग लॉर्ड पिछले 16 साल से अमेरिकी जेल में कैद है और आलम यह है कि इस मुद्दे पर अमेरिका और तालिबान के बीच सीज फायर की नाजुक डोर अब कभी भी टूट सकती है। क्या टूटेगा तालिबान अमेरिका का समझौता? बीच में यही एक प्रॉब्लम रही। उन्होंने कहा कि ये सब अमेरिकन ने नहीं किया है पूरी तरह से। एक अमेरिकी बंधक पर अटका मामला। सिविल कॉन्ट्रैक्टर था अमेरिकन मार्क इलिनॉय का, मार्क फ्रेडिक्स, उसको उन्होंने किडनैप कर लिया। तालिबान ने रखी एक ड्रग माफिया की रिहाई की मांग। ट्राइब है बहुत बड़ी फेमस, तो उस ट्राइब को ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। फिर शुरू होगी अमेरिका तालिबान में जंग। एक कॉन्ट्रैक्टर, सिविल कॉन्ट्रैक्टर था अमेरिकन मार्क इलिनॉय का, मार्क फ्रेडिक्स, उसको उन्होंने किडनैप कर लिया। उसको बोले कि एक एक्सचेंज के तौर पे करना चाहते हैं कि नूरजाई उनको मिल जाए। तालिबान और अमेरिका के बीच हुआ शांति समझौता एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है तालिबान सरकार में शामिल वो चेहरे जिन्हें अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर रखा है। अमेरिकी सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तरार न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बात करते हुए ये कह चुके हैं कि मौजूदा तालिबान सरकार में कुछ ऐसे चेहरे हैं जो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए चिंता की बात है, लिहाजा वो तालिबान सरकार पर पैनी नजर रखे हुए हैं। ये सच है कि कई ऐसे लोग हैं इस वक्त तालिबान सरकार में जिनकी जो हिस्ट्री है वो हमको मतलब चिंता की बात है। लेकिन जो अब आगे होगा नहीं होगा वो हमें करीब से देखना पड़ेगा। इस वक्त हम लगातार बातचीत चर्चा में हैं अपने एलाइज और पार्टनर्स के साथ ताकि हम एक ऐसा प्लान बना सके। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अमेरिका के पास एक बहुत सारी टूल्स हैं और हम बिल्कुल दबाव लगा सकते हैं, डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक दबाव भी लगा सकते हैं हम जब हम लगाना चाहते हैं और जब ज़रूरी हो तो। दरअसल तालिबान की गिरफ्त में अभी भी एक अमेरिकी बंधक मार्क फ्रेडिक्स फंसा है और अमेरिका चाहता है कि तालिबान मार्क को बिना किसी शर्त के रिहा कर दे, लेकिन तालिबान चाहता है कि अमेरिका उसके एक पुराने मुजाहिदीन और एशिया के पाब्लो एस्कोबार कहे जाने वाले ड्रग लॉर्ड बशर नूरजई को अपनी कैद से आजाद कर दे। बशर नूरजई पिछले 16 साल से अमेरिका के न्यू हैम्पशर की फेडरल जेल में बंद है। तालिबान जो है उसको क्यों चाहता है? तालिबान इसलिए चाहता है, एक तो ये दिखाना चाहते हैं कि सदर्न पार्ट में कंधार उस एरिया का वो है जहाँ पर कि तालिबान का बड़ा गढ़ है। तो ये एक नूरजाई ट्राइब है बहुत बड़ी फेमस, तो उस ट्राइब को ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम सबको इंक्लूसिव करना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने सरकार से कहा है वहाँ की, एक्चुअली मुल्ला बरादर ने सेक्रेटरी ब्लिंकन को खुद बोला था कि आप नूरजाई को छोड़ दिया जाए। दरअसल बशर नूरजई तालिबान के ड्रग्स कनेक्शन का सबसे बड़ा सबूत भी है और मिसाल भी। बशर नूरजई एक ऐसा विवादास्पद शख्स है जो 1980 के दशक में सोवियत रूस की फौज के खिलाफ जंग लड़ चुका है। सोवियत सेना की अफगानिस्तान से वापसी के बाद बशर नूरजई अमेरिकी खुफिया एजेंसी के लिए काम करने लगा, लेकिन 25 अप्रैल 2005 को अमेरिका की DEA यानी कि ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी ने बशर नूरजई को अमेरिका में अफीम और हेरोइन की तस्करी करने के आरोप में न्यूयॉर्क से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के वक्त अमेरिका ने बशर नूरजई पर तालिबान के सरगना मुल्ला उमर के लिए काम करने का भी आरोप लगाया था। We are here this morning to announce the arrest of Noorzai, who is perhaps the most notorious Afghan drug lord and has built over the last 15 years a multi-million-dollar heroin business by forging an unholy alliance with Mullah Mohammed Omar and the Taliban. Noorzai is known to the Drug Enforcement Administration as the Pablo Escobar of heroin trafficking in Asia.
Norzai is one of the world's top drug traffickers whose organization was responsible for the production and smuggling of hundreds of kilograms of heroin into the United States and other countries. अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के मुताबिक बशर नूरजई उस दौर में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से अफीम और हेरोइन का सबसे बड़ा ड्रग सिंडिकेट चला रहा था। आरोप के मुताबिक बशर नूरजई ने 1990 से 2005 तक यानी गिरफ्तारी से पहले तक नूरजई अमेरिका में $50 मिलियन हेरोइन की तस्करी कर चुका था। गिरफ्तारी से पहले तक बशर नूरजई अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां नूरजई को एशिया का पाब्लो एस्कोबार कहती थी। बशर नूरजई कंधार के नूरजई पश्तीन समुदाय से ताल्लुक रखता है। अफगानिस्तान की राजनीति में नूरजई समुदाय अच्छी पैठ रखता है। बशर नूरजई कंधार में हजारों एकड़ जमीन का मालिक है। आरोप है कि नूरजई अपनी जमीन पर अफीम की खेती करता था। उसके इलाके पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की ड्रग्स लैब में अफीम से हेरोइन बनाई जाती थी। इसी अफीम और हेरोइन को कपड़ों और सूटकेस में छिपाकर अमेरिका में तस्करी की जाती थी। बशर नूरजई को मुल्ला उमर का नजदीकी माना जाता है। मुल्ला उमर ने उसे कंधार की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी हुई थी। नूरजई तालिबान को लड़ाके, हथियार और पैसा सप्लाई करता था। बदले में तालिबान नूरजई को अफीम की खेती करने देते थे। CIA के मुताबिक नूरजई के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और हक्कानी नेटवर्क से भी अच्छे संबंध हैं। 30 अप्रैल 2009 को अमेरिका की एक अदालत ने बशर नूरजई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। The indictment also alleges that Norzai and the Taliban had a symbiotic relationship. Between 1990 and 2004, Norzai and his organization provided demolitions, weaponry, and militia manpower to the Taliban. In exchange, the Taliban permitted Norzai's business to flourish and served as protection for Norzai's opium crops, heroin laboratories, and drug transportation routes out of the country. हैरानी इस बात की है कि जिस दिन से तालिबान और अमेरिका के बीच शांति समझौते पर बात होनी शुरू हुई, बशर नूरजई की रिहाई का मामला फिर से उठना शुरू हो गया। तालिबान के प्रवक्ता शाहीन सुहेल इस बात को मान चुके हैं कि 20 जून 2019 को अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के बीच हुई एक मीटिंग में भी बरादर ने बशर नूरजई की रिहाई की मांग रखी थी। इतना ही नहीं, CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स और मुल्ला की मीटिंग के दौरान भी मार्स फ्रेरिक्स और बशर नूरजई की अदला बदली के मुद्दे पर बातचीत हुई। रक्षा जानकारों का मानना है कि अमेरिका पर दबाव डालने की नीयत से तालिबान के इशारे पर हक्कानी नेटवर्क ने अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर मार्क फ्रेरिक्स को अगवा किया था। मार्क फ्रेरिक्स को जनवरी 2020 में अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा से सटे एक इलाके से हक्कानी नेटवर्क ने किडनैप किया था। मार्क फ्रेरिक्स अमेरिकी नौसेना में भी काम कर चुके हैं। फिलहाल नूरजई और फ्रेरिक्स की रिहाई के मामले पर तालिबान और अमेरिका में तनाव बरकरार है। अमेरिका ने मार्क फ्रेरिक्स की सूचना देने वाले को 50 लाख इनाम देने का ऐलान कर रखा है। एक कॉन्ट्रैक्टर, सिविल कॉन्ट्रैक्टर था अमेरिकन, इलिनॉय का मार्क फ्रेरिक्स। उसको उन्होंने किडनैप कर लिया और कई सारे अमेरिकन को किडनैप किया था। अब सुनने में आई खाली एक वही रह गया है। तो उसको बोले कि एक एक्सचेंज के तौर पे करना चाहते हैं कि नूरजई उनको मिल जाए और बाकी जो ग्वांटानामो बे में और बचे हुए थोड़े बहुत प्रिजनर्स हैं अफगानिस्तान के, वो सब छुट जाए तालिबान के। ये मेन तालिबान का एंगल है। ये तो रहा बशर नूरजई की हकीकत का एक पहलू। अब आइए आपको तालिबान के लिए बशर नूरजई की अहमियत भी समझाते हैं। दरअसल मुल्ला उमर ने कंधार में ही तालिबान की बुनियाद रखी थी और बशर नूरजई कंधार के नूरजई पश्तून समुदाय से ताल्लुक रखता है। नूरजई समुदाय तालिबान के लिए काफी अहमियत रखता है और अगर तालिबान बशर नूरजई को रिहा करवाने में कामयाब हो जाता है तो कंधार में उसकी पकड़ और ज्यादा बढ़ जाएगी। लिहाजा जब भी तालिबान और अमेरिकी नुमाइंदों के बीच बातचीत होती है तो बशर नूरजई की रिहाई का मामला जरूर उठता है। अमेरिका भी ये बात अच्छी तरह से समझता है कि बशर नूरजई की रिहाई तालिबान के लिए क्या मायने रखती है और अगर उसने नूरजई को रिहा किया तो अफगानिस्तान में इसे अमेरिका पर तालिबान की जीत की तरह देखा जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ये ऐलान कर चुके हैं
कि वो अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी से पहले सभी अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे। लेकिन मार्क की रिहाई के मसले पर फिलहाल बाइडेन प्रशासन चुप है। एक कॉन्ट्रैक्टर, सिविल कॉन्ट्रैक्टर था अमेरिकन, मार्क, इलिनॉय का मार्क फ्रेडिक्स, उसको उन्होंने किडनैप कर लिया और उस कई सारे अमेरिकन को किडनैप किया था। अब सुनने में आई खाली एक वही रह गया है। तो उसको बोलो कि एक एक्सचेंज के तौर पे करना चाहते हैं कि नूरज़ाई उनको मिल जाए और बाकी जो गुआंटानामो बे में और बचे हुए थोड़े बहुत प्रिजनर्स हैं अफ़गानिस्तान के, वो सब छुट जाए तालिबान के। ये मेन तालिबान का एंगल है। अब आप सोचें कि अगर ये टूट जाएगा एग्रीमेंट तो देखें, अगर आप तो पहले डेट थी मई, अब उसके बाद में वो चेंज हुआ, फिर जाके सितंबर हुआ, अमेरिका ने कहा सितंबर, फिर अगस्त में अमेरिकन 30 अगस्त को चले गए। तो इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को ऐसे हार्ड एंड फास्ट अब नहीं है। दरअसल मार्क फ्रेडिक्स की रिहाई के मसले पर बाइडेन प्रशासन पर अमेरिका में काफी दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका को इस बात का भी डर सता रहा है कि चूंकि तालिबान गुआंतानामो जेल में बंद दूसरे तालिबान आतंकी सरगनाओं को रिहा करने की मांग भी कर रहा है, लिहाजा वो उनकी रिहाई के लिए अफगानिस्तान में बचे अमेरिकी नागरिकों के अपहरण की कोशिश भी कर सकता है। फिलहाल अमेरिका और तालिबान मार्क फ्रेडिक्स और बशर नूरज़ई की रिहाई के मसले पर चुप हैं। जानकार ये भी मानते हैं कि डर इस बात का भी है कि अमेरिका और तालिबान के बीच इस मसले को लेकर ये चुप्पी फिर एक बार किसी जंग की वजह न बन जाए। बशर नूरज़ई अमेरिका की कैद से कब रिहा होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि तालिबान अपने सबसे बड़े और फायदेमंद बिजनेस यानी कि ड्रग के धंधे को बंद नहीं करने वाला है। ये अफीम ही तो है जिसकी बदौलत पहली तालिबान सरकार ने पैसे कमाए और करीब 5 साल तक अपनी सरकार भी चलाई। इसके अलावा अफीम और हेरोइन के काले कारोबार से कमाए पैसों के दम पर ही तालिबान 20 साल तक अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ पाया है। ड्रग्स द्वारा भी काफ़ी हद तक तालिबान काफ़ी पैसा उगा ले। तालिबान का नार्को टेररिज्म, और जिस तरह का वो टेररिज्म फैलाते हैं, हमारे ही कुछ अच्छे देश हैं जो उनको इस पैसे को देंगे। तालिबान का नशे का कारोबार, सभी तरह की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने पैसा अफगानिस्तान के लिए ब्लॉक कर दिया है, किसी भी तरह की एड नहीं आएगी। तालिबान का ड्रग्स कनेक्शन, तालिबान किसी भी समय पर ड्रग्स से ऊपर आ पाएगा, अपने अत्याचार से ऊपर आ पाएगा। इट डजंट अपीयर टू बी लॉजिकल। 20 साल बाद एक बार फिर तालिबान के हाथ अफगानिस्तान का निजाम आया है, लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि तालिबान अपना निजाम चलाएगा कैसे। 15 अगस्त 2021 को तालिबान जैसे ही काबुल पर काबिज हुआ, वैसे ही अमेरिका समेत दुनिया की कई वित्तीय संस्थाओं ने अफगानिस्तान के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। फिलहाल आलम यह है कि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही नाजुक दौर से गुजर रही थी। अब देश का बैंकिंग सिस्टम भी ठप हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे हालात में तालिबान अपनी सरकार चलाएगा कैसे। दुनिया के ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि पैसे कमाने के लिए एक बार फिर तालिबान अफगानिस्तान का इस्तेमाल अफीम और हेरोइन की तस्करी के लिए करेगा। सभी तरह की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने पैसा अफगानिस्तान के लिए ब्लॉक कर दिया है, किसी भी तरह की एड नहीं आएगी, किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा वगैरह वगैरह। और उनके पास इसके दो बड़े सीधे साधे सॉल्यूशन हैं। एक, लोगों से वसूली, जो कि वो हमेशा जबरन करते आए हैं, उन लोगों को मारेंगे पीटेंगे पैसा आएगा। दूसरा, इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह का वो टेररिज्म फैलाते हैं, हमारे ही कुछ अच्छे देश हैं जो उनको इस पैसे को देंगे। साल 2020 में आई अमेरिकी कांग्रेस की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक
अफगानिस्तान के 90% से ज्यादा नागरिक गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं और जानकारों के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह है 40 साल से जारी अफगानिस्तान की जंग। 40 सालों की जंग ने अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है और भूखमरी से बचने के लिए लोगों ने अफीम की अवैध खेती शुरू कर दी। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया की 80 से 90% अफीम अफगानिस्तान में ही पैदा की जा रही है। 20 साल के दौरान अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान की सरपरस्ती में पनप रहे अफीम और हेरोइन के काले कारोबार को तबाह करने की पूरी कोशिश कर ली। ये तस्वीरें अमेरिका की उस मुहिम की तस्दीक कर रही हैं। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि अमेरिकी ड्रोन तालिबान के कब्जे वाले इलाके में हेरोइन लैब को नेस्त नाबूद कर रहे हैं, लेकिन 20 साल तक तालिबान और तालिबान के ड्रग्स के गोरख धंधे को तबाह करने में अमेरिका भी नाकाम रहा। हुआ ये है कि 20 साल यूएस ने सिर्फ अफगानिस्तान को लूटा है अपने इंटरेस्ट के लिए। अगर उसने पूरी दुनिया, और बाय द वे वहाँ का ड्रग्स यूएस ने इस्तेमाल किया है पूरी दुनिया में उन जगहों पर काबू पाने के लिए जहाँ पर पैसा वो नहीं क्रिएट कर पा रहे थे। सो ड्रग अपने आप में एक बहुत ही हाई कैश फ्लोइंग आइटम है, जिस वजह से यूएस नाकाम रहा। अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की एक रिपोर्ट में हाउ ओपियम प्रॉफिट तालिबान में ये हकीकत दर्ज है कि 1980 के दशक में अफगानिस्तान में बनाई हेरोइन की पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के जरिए यूरोपीय मुल्कों में स्मगलिंग की जा रही थी और हेरोइन के बदले आईएसआई अफगान मुजाहिदों को हथियार और पैसे मुहैया करा रही थी। इसी दौरान 1994 में कंधार में मुल्ला मोहम्मद उमर ने तालिबान की बुनियाद रखी और अगले 2 साल में तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी सरकार बना ली। लेकिन दुनिया इस बात से हैरान थी कि आखिर अफगानिस्तान में सरकार चलाने के लिए तालिबान के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। जल्द ही ये राज बेनकाब हुआ और मुल्ला उमर को कोई और नहीं बल्कि आज की तारीख में अमेरिकी जेल में कैद एशिया का सबसे बड़ा अफीम का तस्कर बशर नूरजई पैसा मुहैया करवा रहा था। इस रिपोर्ट में डीए यानी अमेरिका ड्रग्स एनफोर्समेंट एजेंसी का हवाला देते हुए कहा गया है कि बशर नूरजई के पिता हाजी मोहम्मद ईसा नूरजई उस जमाने में एक बड़े ड्रग कार्टेल क्वेटा अलायंस का हिस्सा थे। अफगानिस्तान में सरकार बनाने के बाद तालिबान ने दुनिया को दिखाने के लिए तो अफीम की खेती को गैर कानूनी करार दे दिया, लेकिन तालिबान की सरपरस्ती में चोरी छिपे अफगानिस्तान से अफीम और हेरोइन की तस्करी का धंधा फलता फूलता रहा। The Taliban is often credited with wiping out the poppy crop for 2001. That's well reported. What has not been well reported is that Mullah Omar stockpiled 300 tons of opium paste before eliminating the crop. And he was one of the #1 dealers in opium the entire time that he was posing for holy pictures with UN officials talking about the eradication. अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की रिपोर्ट हाउ ओपियम प्रॉफिट तालिबान के पेज नंबर 13 पर यह बात दर्ज है कि ओसामा बिन लादेन ने मुल्ला उमर की शय पर अफगानिस्तान की सरकारी एयरलाइंस एरियाना के जरिए जमकर अफीम और हेरोइन की तस्करी की। इसके अलावा अल कायदा एरियाना एयरलाइंस के जरिए अपने लड़ाके, हथियार और पैसा दुनिया के अलग अलग देशों में भेज रहा था। और यही वजह है कि साल 2000 में संयुक्त राष्ट्र ने एरियाना एयरलाइंस की अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स पर रोक लगा दी थी। इतना ही नहीं, 1996 से 2001 तक अमेरिका ने 30 दफा तालिबान से ओसामा बिन लादेन को उसके सुपुर्द करने की मांग भी की थी, लेकिन मुल्ला उमर ने अमेरिका की मांग को अनसुना कर दिया था। टेररिज्म अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन है एंड आई थिंक उसका बड़ा अच्छा एक नमूना तालिबान है, क्योंकि तालिबान का काडर, तालिबान का ऑर्गेनाइजेशन नार्को टेररिज्म पर सर्वाइव करता है। पाकिस्तान जैसे देश उसको सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनको भी इससे फायदा मिलता है। नाटो की गोपनीय रिपोर्ट के मुताबिक
तालिबान ने साल 2019-2020 के दौरान 1.6 बिलियन डॉलर कमाए। नशे के काले कारोबार से भी तालिबान सालाना 416 मिलियन डॉलर कमाता है। तालिबान अवैध खनन के जरिए 464 मिलियन डॉलर कमाता है। अपने कब्जाए इलाकों में तालिबान ने रंगदारी और टैक्स के जरिए सालाना 160 मिलियन डॉलर कमाए। तालिबान को सालाना 240 मिलियन डॉलर बतौर चंदा मिलता है। निर्यात से तालिबान को हर साल 240 मिलियन डॉलर मिलते हैं। रियल एस्टेट कारोबार से भी तालिबान 80 मिलियन डॉलर कमाता है। तालिबान को रूस, ईरान, सऊदी अरब और पाकिस्तान से सालाना 100 मिलियन से 500 मिलियन डॉलर मिलते हैं। हालांकि तालिबान ये ऐलान कर चुका है कि वो अफगानिस्तान में किसी को भी ड्रग्स का काला कारोबार नहीं करने देंगे, लेकिन तालिबान के इस बयान पर किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था और तालिबान राज में धड़ल्ले से अफीम और हेरोइन की तस्करी हुई थी। क्योंकि हीरोइन और इवन फॉर दैट मैटर किसी भी तरह का ड्रग उनके लिए ना केवल एक मजबूरी है, एक अर्निंग है, अपने कार्डर्स को मिसगाइडेड रखने का एक जरिया है। सो मुझे नहीं लगता कि तालिबान किसी भी समय पर ड्रग्स से ऊपर आ पाएगा। साल 2016 में फोर्ब्स मैगजीन ने आतंकी संगठन तालिबान को दुनिया का 5वां सबसे अमीर आतंकी संगठन बताया था। यानी अफगानिस्तान पर काबिज होने वाला तालिबान न सिर्फ दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठनों में शुमार है, बल्कि ये दुनिया के सबसे अमीर आतंकी संगठनों में से भी एक है। फिलहाल अफगानिस्तान जिस मकाम पर खड़ा है, उसे देखकर लगता है कि तालिबान राज में भी अफगानिस्तान की बदहाली का दौर खत्म नहीं होने वाला है।